आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस और पूरे विपक्ष के लिए हमेशा से फेक नैरेटिव सेट करने वाला एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा। संघ को लेकर बोलने का कोई मौका मिल जाए तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक सुर में बोलना शुरू करता है। जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं, बीजेपी और आरएसएस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक फैसले से विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरा विपक्ष तिलमिला उठा। असल में मोदी सरकार ने 58 साल पहले 58 इयर्स पहले सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया। जाहिर है फैसले पर हंगामा तो मचना ही था। पहले देखिए इस फैसले को लेकर विपक्ष ने कैसे मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, फिर इस बैन के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा कि 58 साल पहले यह बैन लगा क्यों और मोदी सरकार ने इसे हटाया क्यों। प्रधानमंत्री मोदी के इस आदेश पर कांग्रेस से लेकर अखिलेश और ओवैसी से लेकर मायावती तक विरोध में उतर आए। सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। आगे जयराम रमेश ने लिखा कि उनका मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। इसी तरह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी। 4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। मोदी जी ने 58 साल बाद सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया है। यह आरएसएस द्वारा सरदार पटेल को दी गई उस माफीनामे और आश्वासन का भी उल्लंघन है, जिसमें उन्होंने आरएसएस को संविधान के अनुरूप बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करने का वादा किया। आरएसएस के इवेंट्स में जाने पर सरकारी कर्मचारियों पर लगे बैन के हटने का कांग्रेस 2 मुद्दे उठाकर विरोध कर रही है। पहला मुद्दा, कांग्रेस आरएसएस पर आजादी के बाद लगे बैन को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ रही है। दूसरा मुद्दा, सरदार पटेल की तरफ से लगाए गए बैन का हवाला दिया जा रहा है। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है उसकी सच्चाई भी आपको बताऊं। जैसे महात्मा गांधी की हत्या में विनायक दामोदर सावरकर जैसे संघ के बड़े नेताओं को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट में ट्रायल हुआ, लंबा मुकदमा चला, उसको लेकर कोर्ट ने क्या कहा वो आपको याद दिलाता हूं। 10 फरवरी 1949 को सुनाए फैसले में कोर्ट ने सावरकर को बरी किया था और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ केस सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर टिका है। कोर्ट ने आगे कहा था कि सावरकर के खिलाफ यह तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी गवाह के आरोपों का कुछ हिस्सा एक टैक्सी ड्राइवर के बयान से मेल खाता है। आखिर में जज ने कहा कि ऐसे में सिर्फ सरकारी गवाह की कही बातों पर कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। जो लोग महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आज भी आरएसएस को संदेह की नजर से देखते हैं, उन्हें आरएसएस और महात्मा गांधी के बीच का कनेक्शन भी याद दिलाता हूं। 25 दिसंबर 1934 को महात्मा गांधी वर्धा में आरएसएस के कैंप में गए थे और वहां आरएसएस नेता अप्पाजी जोशी ने महात्मा गांधी को पूरा कैंप घुमाया था। गांधी जी वर्धा कैंप के आयोजन की प्लानिंग को लेकर हैरान थे। उन्हें तब और हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक बिना किसी जाति या अन्य भेदभाव के एक साथ काम कर रहे हैं। पूछताछ पर स्वयंसेवकों ने गांधी जी को बताया कि यहां ब्राह्मण, मराठा और अन्य वर्गों में कोई भेद नहीं है। गांधी जी को बताया गया कि कई स्वयंसेवक तो एक दूसरे की जाति भी नहीं जानते, ना ही उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी है। गांधी जी इस बात से हैरान थे। उन्होंने अप्पाजी जोशी से पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया? छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना नामुमकिन जैसा है, संघ में यह कैसे संभव हुआ? तब अप्पाजी जोशी ने कहा कि सब में एक ही भावना है कि सब हिंदू हैं। यह डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की वजह से संभव हो पाया। इसी तरह सरदार पटेल का हवाला दिया जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरदार पटेल भी संघ के विरोधी थे, लेकिन आप सच्चाई देखिए कि सरदार पटेल किस तरह कई मौकों पर संघ के नेताओं की तारीफ कर चुके थे और उन्होंने संघ को कांग्रेस में मिलाने की भी कोशिश की। दिसंबर 1947 में जयपुर और जनवरी 1948 में लखनऊ में जो भाषण दिया सरदार पटेल, उसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि संघ के लोग देशभक्त हैं। यही नहीं, महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने जुलाई 1949 में संघ के नेता टीआर वेंकट रमन शास्त्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें सरदार पटेल ने कहा कि वो संघ पर लगे बैन को
जल्द से जल्द हटाने का मौका ढूंढ रहे हैं। आगे सरदार पटेल ने लिखा कि अगर आरएसएस कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं तो वो कांग्रेस में शामिल होकर जरूरी रिफॉर्म कर सकता है। टीआर वेंकटरमन शास्त्री संघ के वो नेता थे जिन्होंने आरएसएस का संविधान ड्राफ्ट किया, जिनकी मदद से आरएसएस पर लगे बैन को हटाने और महात्मा गांधी की हत्या के बाद जेल में बंद तत्कालीन संघ प्रमुख एमएस गोलवलकर की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद 11 सितंबर 1948 को गोलवलकर को लिखी चिट्ठी में सरदार पटेल ने लिखा कि जयपुर और लखनऊ में दिए भाषण संघ को लेकर उनके विचारों को स्पष्ट करते हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं कि संघ ने हिंदू समाज की सेवा की। यानी अपने सहूलियत के हिसाब से संघ को डिफेम करने के लिए ये लोग सरदार पटेल का जिक्र कर रहे हैं, गांधी जी की हत्या का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, तब इनको इंदिरा गांधी याद नहीं आ रही जो संघ की तारीफ कर रही थी, तब इनको सरदार पटेल याद आ रहे हैं। इतना ही था तो सरदार पटेल को बनने देते पीएम, नेहरू जी को क्यों बनाया फिर? खैर, अब 58 साल पहले के उस आदेश के बारे में भी बताता हूं जिसके जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन लगाया था। यह आदेश 7 नवंबर 1966 को जारी किया गया था, जिसमें सरकार ने सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने पर बैन लगा दिया। दलील यह दी गई कि आरएसएस राजनीतिक रूप से प्रभावित है और आरएसएस की वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है। यह बैन 1966 में ही हुई उस घटना जब संसद के बाहर बड़े पैमाने पर हुई गौहत्या विरोधी प्रदर्शन में फायरिंग में कई लोग मारे। आरएसएस पर इस प्रदर्शन में लोगों की भीड़ जुटाने का आरोप लगा। इसके बाद साल 1970 और 80 में इस आदेश को संशोधनों के साथ प्रभावी करने के आदेश जारी किए। हालांकि यह अकेला मौका नहीं है जब कांग्रेस सरकार के दौरान संघ के पर कतरने की कोशिश की। भाई वो विचारधारा ही ये लोग दबा देना चाहते थे कि भाई जो हिंदू की बात कर रहा है, जो राष्ट्र की बात कर रहा है, उसको बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। तो कई बार संघ के पर कतरने की कोशिश की। इसके अलावा भी कई बार कांग्रेस की पुरानी सरकारों ने आरएसएस पर बैन लगाया, लेकिन बाद में यह बैन हटाना भी पड़ा। पहली बार 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा। बिना सबूतों के बावजूद आरएसएस के कई बड़े नेताओं पर हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए गए। हालांकि जांच के बाद सभी नेताओं को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस दौरान करीब 18 महीने तक आरएसएस पर बैन लगा रहा। दूसरी बार इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, उस वक्त आरएसएस पर बैन लगा दिया। असल में आरएसएस ने इमरजेंसी लगाए जाने का जोरदार विरोध किया, जिसकी वजह से आरएसएस के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हालांकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आरएसएस पर लगा बैन हट गया। तीसरी बार राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1992 में आरएसएस पर तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने बैन लगाया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद भड़की हिंसा के लिए आरएसएस पर आरोप लगे। आरएसएस के खिलाफ जांच की गई, लेकिन जांच में आरएसएस की हिंसा में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। जांच के बाद जस्टिस बाहरी कमीशन ने आरएसएस पर लगाए गए बैन को अनुचित करार दिया, जिसके बाद सरकार को 4 जून 1993 को आरएसएस पर लगा बैन हटाना पड़ा। तो हर बार बिना तथ्यों के आरएसएस का दमन करने का प्रयास हुआ है, और जब नहीं कर पाए तो जो है आरएसएस को डिफेम करने का प्रयास होता है। कांग्रेस की सरकारों में कई बार बैन लगने के बाद भी आरएसएस ने हार नहीं मानी। सीखना चाहिए इन लोगों को आरएसएस से कि काम कैसे किया जाता है देश के लिए। अगले साल यह संगठन 100 साल का हो जाएगा। देश में आरएसएस को लेकर जिस तरह विपक्ष एकजुट नजर आता है, वैसा शायद किसी दूसरे संगठन के लिए कभी नहीं होता। इसलिए कांग्रेस के साथ ही पूरा विपक्ष आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारियों को दी गई छूट से तिलमिला उठा। आरएसएस को लेकर नरेंद्र मोदी के फैसले का किस तरह विरोध हो रहा है आप देखिए ना। फिर आपको अत्याचार के बावजूद आरएसएस के उन कामों के बारे में बताऊंगा जो इंडी गठबंधन का सिर शर्म से झुका देंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी। क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। लोकतंत्र की
मान्यताओं की विपरीत है और ये संघीकरण करना चाहते हैं। दुनिया की कोई ताकत संघीकरण अब नहीं कर पाएगी। जनता ने इनको हमारे यहाँ से नकार दिया है। धर्म पर आधारित राजनीति अब नहीं चल पाएगी। सांप्रदायिकता की राजनीति का कोई स्थान नहीं है, इसलिए ये हटेगा और पाबंदी जो लगाई गई थी वो रहेगा। अब उन्होंने कह दिया कि पाबंदी जो थी वो रहेगी। कैसे रहेगी भाई? आप सांसद बने, प्रधानमंत्री नहीं बने। खैर, जो लोग आरएसएस पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि आरएसएस जैसे संगठन का होना किसी भी देश के लिए होता क्या है। उन्हें आज मैं बताऊंगा कि कैसे आरएसएस ने अपने 98-99 साल के इतिहास में जब जब देश पर संकट आया, आरएसएस और उसके स्वयंसेवकों ने कोई परवाह किए बिना देश की सेवा की। देश के बंटवारे के बाद जब बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, तब भी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए आरएसएस ने 3000 राहत कैंप लगाए। यह आरएसएस कर रहा था बॉस। 1954 में दादरा नगर हवेली जब पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद हुआ तो इसमें आरएसएस का लीड रोल था। आरएसएस के नेता विनायक आप्टे के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने सिलवासा पर हमला बोलकर वहां तिरंगा फहराया था। इसी तरह से 1955 में संघ ने गोवा की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। 1962 के भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने मदद की। आर्मी मूवमेंट के दौरान रास्तों की निगरानी की, सेना को आपूर्ति और रसद पहुंचाने में मदद की, शहीदों के परिवारों का ध्यान रखने में संघ ने अपनी भूमिका निभाई। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में स्वयंसेवकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे से बर्फ हटाने का काम किया। घायल जवानों के लिए स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। युद्ध के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने दिल्ली का ट्रैफिक संभाला। और उस संघ को ये लोग कहते हैं कि ये देश के लिए खड़े नहीं होते। 1975 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान बैन लगने के बावजूद संघ के स्वयंसेवकों ने अंडरग्राउंड रहकर काम किया। स्वयंसेवकों ने आपातकाल के विरोध में पोस्टर लगाए, जेल में बंद विपक्षी नेताओं के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। बाद में जनता पार्टी के गठन के लिए भी संघ ने प्रयास किए। इनको पता है कि संघ रोके नहीं रुकता, इसलिए बार बार संघ के ऊपर अत्याचार करते हैं। इनको पता है कि संघ इतना काम कर रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं और नहीं रोकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आरएसएस के बारे में जो लोग भ्रम फैलाते हैं, उन्हें आरएसएस के बारे में पता ही नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं कि हर दिन मैं आपको बताता हूं, आरएसएस के बारे में जब आपको बता रहा हूं, 61,000 शाखाएं हर दिन, 61,000 शाखाएं लगती हैं आरएसएस। या आरएसएस का बता। और वीकली मीटिंग जो होती है, मतलब हर हफ्ते जो मीटिंग होती है इस संघ की, वो 21,000 तो मीटिंग होती है बॉस। तो घर में बैठने वालों को संघ के काम करने का तरीका समझ ही नहीं आएगा। इसके अलावा आरएसएस देश भर में गरीबों और आदिवासियों के लिए किस तरह सेवा में जुटा है वो भी आपको बताता हूं। विद्या भारती, 12,000 स्कूल चलते हैं विद्या भारती के, जिसमें 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं। यह संघ से जुड़ा हुआ है। वनवासी कल्याण आश्रम देश के 323 जिलों के 52,000 गांवों में सेवा कर रहा है। आदिवासियों के लिए 10,480 स्कूल, जिनमें 18 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, संघ चला रहा है। सेवा भारती 5,000 हेल्थ केयर सेंटर जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। 27 राज्यों में गरीब बच्चों के लिए 6,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। ये संघ से कंपैरिजन करेंगे अपना। आरएसएस का कहना है कि राजनीतिक स्वार्थों की वजह से 58 साल पहले उस वक्त की सरकार ने बैन लगाया और अब जो फैसला मोदी सरकार ने लिया उससे देश के लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख को सुनिए एक बार। तो अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। तो आरएसएस को लेकर बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विरोध करने वाले करते रहेंगे, उससे फर्क उन्हें पड़ता है, लेकिन विरोध करने वाले एक व्यक्ति की भी बात करना जरूरी है।
क्योंकि पाठशाला में अगली क्लास में बात होगी मोदी विरोध के लिए विख्यात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को किसने फर्जी और धोखेबाज कह दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं है शंकराचार्य। देखिए क्या बड़ा बवाल खड़ा हो गया है।